हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड या फिर फोर्थ में कहने में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये आपके जो पिछले एग्जाम हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट रहा हो या फिर बीपीएससी टीआरई सेकंड रहा हो, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो आपके आने वाले एग्जाम हैं वो बीपीएससी चाहे टीआरई थर्ड रहा हो या फिर बीपीएससी टीआरई फोर्थ हो, इन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ वो आपके यहाँ पे क्लियर होते जाएँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है। द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है कहाँ पर? पृथ्वी की पपड़ी में। ठीक है, क्या वो सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि जो सबसे ज़्यादा विद्यमान है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगर परसेंट की बात करें, लगभग कितना प्रतिशत जो है द्रव्यमान का, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? तो वो लगभग 47% विद्यमान है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान का जो लगभग है वो कितना है? 47% मौजूद है। ठीक है, द्रव्यमान के प्रतिशत में अगर सबसे ज़्यादा जो है वो है ऑक्सीजन, कितना प्रतिशत है? तो वो है 47%। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चाय का जो है उत्पादन करने में सबसे बड़ा जो है नंबर 1 पे कौन सा देश है? क्या वो चीन है, श्रीलंका है या फिर है भारत? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा चाय उत्पादन में जो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? वो है चीन। ठीक है, चीन जो है सबसे नंबर 1 पे आता है, सबसे पहले नंबर पे है। भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है केन्या और चौथे नंबर पे आता है कौन सा? श्रीलंका आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है चीन, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत जो है दूसरे स्थान पे, चीन के बाद भारत का नंबर आता है, उसके बाद आता है केन्या, केन्या के बाद आता है श्रीलंका का, श्रीलंका के बाद वियतनाम का आता है। वियतनाम जो है 5वें नंबर पे आता है चाय उत्पादन में। ठीक है, तो शीर्ष पे यानी कि सबसे पहले नंबर पे कौन है सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है चीन। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी जल निकासी प्रणाली है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, क्या ये है? या फिर दूसरा है महानदी, कृष्णा और कावेरी। तीसरा ऑप्शन है लूनी, नर्मदा और ताप्ती। और चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जो जल निकासी प्रणाली है उसमें जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी है? यानी कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? क्या वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी है? तो बिल्कुल सही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जो पूर्व में बहने वाली भारत की जो अधिकांश नदियां होती हैं वो क्या होती हैं? गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी गिरती है। महानदी, कृष्णा और कावेरी भी वहाँ पे गिरती है। कौन सी? जो हिमालय से गंगा और ब्रह्मपुत्र और दक्कन से आने वाली जो नदियां हैं जो कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं या फिर महानदी हैं, ये सब कहाँ शामिल है? महानदी में, यानी जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी गिरती हैं। लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये भी कहाँ पे गिरती हैं? ये जो लूनी, नर्मदा और ताप्ती होती है पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं जो कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उसका फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया है? ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। जो थॉमस एडिसन है इन्होंने किसका आविष्कार किया है? क्या वो बिजली है, बिजली का पंखा है या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब है? तो थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है आविष्कार किया था, आप सभी को पता होगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरा किस अनाज की किस्म है? बोरा जो है एक अनाज की किस्म है, कौन से अनाज की किस्म है? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, ईवीएस में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आपने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया है, आपको एग्जाम देना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, बोरा किस अनाज की किस्म है? क्या ये गेहूं की है, मक्का की है या फिर है चावल की? तो बोरा जो अनाज है
ये जो है किसकी किस्म है, तो ये है चावल की किस्म, ठीक है। बोरा जो होता है एक प्रकार का चिपचिपा चावल होता है, ठीक है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है, भरपूर होता है, ठीक है। तो ये एक चिपचिपा जो है चावल की प्रजाति होती है, चावल की किस्म है, कौन सा, बोरा। आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं। कौन सा ऐसा शहर है जिसको स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं, क्या वो रोम है, ऑक्सफोर्ड है, या फिर न्यूयॉर्क है। तो स्वर्णिम द्वार किसको कहते हैं, तो रोम को तो कहते नहीं है, ऑक्सफोर्ड को भी नहीं कहते, न्यूयॉर्क को भी नहीं कहते, बल्कि किसको कहते हैं, ये कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को, सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है। तो इसमें सैन फ्रांसिस्को तो है नहीं, तो इसमें फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जो सैन फ्रांसिस्को है इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट या फिर स्वर्णिम द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर्णिम द्वार किसे कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है, या फिर सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है, क्या वो NH4 है, NH7 है, NH8 है। यानी कि कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है जो नई दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्या वो NH4 है, 7 है, या फिर 8 है। तो ये कौन सा है, तो ये है NH8, ठीक है। NH यानी कि नेशनल हाईवे 8 जो नंबर का है, ये जो है क्या करता है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसको क्या करता है, मुंबई से जोड़ता है, जो कि मुंबई एक वित्तीय जो है राजधानी है, मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। और जयपुर को अहमदाबाद से जोड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन है, NH8 है, यानी कि नेशनल हाईवे 8 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है। कौन सा ऐसा बंदरगाह जो ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है, क्या वो हल्दिया है, कोच्चि है, या फिर है कांडला। तो ज्वारीय बंदरगाह कहलाने वाला जो बंदरगाह है वो कौन सा है, वो है कांडला बंदरगाह, ठीक है। ध्यान रखना है, जो कांडला बंदरगाह है वो जो है क्या कहलाता है, ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें कि ये कांडला जो बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये भारत में है, आप सभी को पता है, इसमें दिया भी है कि भारत का कौन सा बंदरगाह, तो भारत का जो कांडला बंदरगाह है उसको ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1854-1856 ईस्वी में क्रोमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। 1854 और 1856 के बीच, 1854 और 1856 ईस्वी में क्रोमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, ये आपको बताना है, या फिर कह सकते हैं जो क्रीमिया युद्ध होता है, ठीक है, इसको क्रीमिया युद्ध भी कहते हैं। किसके बीच लड़ा गया था, क्या जो है रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था, USA और इंग्लैंड के बीच, या फिर रूस और जापान के बीच। तो ये जो क्रीमिया का युद्ध है जो जुलाई 1853 से जो है सितंबर 1855 तक चला था, ये कहाँ चला था, ये चला था रूस और तुर्की के बीच में, ठीक है। इनके दोनों के मध्य में ये लड़ा गया था, रूस और तुर्की के मध्य में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसा चित्रकारी है, किसकी श्रेष्ठ कृति है। यानी जो लास्ट सपर है एक प्रसिद्ध रेनेसा चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है, यहाँ पे किसकी होना चाहिए, ठीक है। किसकी श्रेष्ठ कृति है ये बताना है, क्या वो माइकल एंजिलो हैं, राफेल हैं, या फिर लियोनार्दो दा विंसी, या फिर लियोनार्डो भी होता है फिर, ठीक है। लियोनार्दो दा विंसी या फिर लियोनार्डो, यहाँ पे लियोनार्डो भी होता है, ध्यान रखना, दा की जगह डा भी होता है कहीं कहीं, तो ध्यान रखना है। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसा चित्रकारी है, ये किसकी श्रेष्ठ कृति है, तो ये है किसकी, ये है लियोनार्डो दा विंसी की, ठीक है। इनकी जो है एक मशहूर कलाकृति है जिसका नाम है द लास्ट द सपर, ठीक है। द लास्ट सपर या फिर द लास्ट द सपर या फिर लास्ट सपर होता है, ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी की है। इनकी एक और जो है बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है जो कि है मोनालिसा। मोनालिसा जो एक चित्रकला है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, जो कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है, इसको भी ध्यान रखना, कई बार ये भी आ सकता है। मोनालिसा किसके द्वारा बनाया गया, तो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा ही बनाया गया है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है, वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, राजू जो है कपड़ों को रंगने का काम करता है, तो वह कपड़ों को रंगने के लिए कौन कौन से फूलों को रंग का प्रयोग कर सकता है। क्या वो जीनिया है, जीनिया का कर सकता है, चमेली का, गुलदावरी का, या फिर सफ़ेद अपराजिता का। किसका कर सकता है, तो सबसे पहले तो जीनिया का कर सकता है। ठीक है, चमेली का नहीं होता यूज। और दूसरा है गुलदावरी का। ठीक है, जो गेंदा होते हैं, जीनिया होते हैं, या फिर जो गुलदावरी होते हैं, ये जो फूल होते हैं इनसे रंग बनाए जाते हैं, इनका उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी सही हो जाएगा, जीनिया और गुलदावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अफ्रीका में जो आसवान डैम है इसके द्वारा बनाई गई झील कौन सा है। क्या वो चाड है, विक्टोरिया है, या फिर है नासेर। तो वो कौन सी है, वो है नासेर। ठीक है, नासेर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परावर्तित नहीं करती, वो क्या कौन सा कलर है। क्या वो सफ़ेद है, नीला है, या है काला। तो ये कौन सा कलर है, वो है काला। जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है लेकिन परावर्तित नहीं करती है, वो कौन सा कलर है, काला कलर, यानी कि ब्लैक कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्टन सागर में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है या कहाँ अवस्थित है। साल्टन सागर में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है, ये कहाँ पर स्थित है। क्या यह फ्लोरिडा में है, जॉर्जिया में है, या फिर है कैलिफोर्निया में। तो ये कहाँ पे है, ये है कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, अगर बात करें कि लगभग कितना जो भंडार खोजा गया है, लगभग कितना होगा, तो ये लगभग 18 मिलियन टन जो है लिथियम वहाँ पे खोजा गया है या मिला है। ठीक है, 18 मिलियन टन लिथियम खोजा गया है, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे, यह कथन किसका है। किसने कहा है कि यदि आप युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए या पराजित होते हैं या मारे जाते हैं तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे, यानी कि आपको मोक्ष जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कथन किसका है। ये जो है कथन विजया लक्ष्मी पंडित का है, ये मैडम भीकाजी कामा का है, या फिर रानी लक्ष्मीबाई का है। तो यह कथन किसका है, ये कथन है रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, जो कि 1857 के विद्रोह में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हैं। ठीक है, जिनको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, वो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने कहा कि यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। कौन, किसने कहा, रानी लक्ष्मीबाई, जिनको झांसी की रानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार कला मिश्रण थी, किसका मिश्रण थी। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की मिश्रण थी, या फिर मूर्ति कलाओं की भारतीय और चीनी शैलियों की जो है मिश्रण थी, या फिर मूर्ति कलाओं की भारतीय और फारसी शैलियों का, या क्या था, ये बताना है। ठीक है, तो गांधार कला जो मिश्रण थी किसकी थी, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की मिश्रण थी। ठीक है, यानी कि जो गांधार कला थी एक भारतीय कला थी, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुलाबी सिर वाला बतख, गुलाबी सिर वाला जो बतख है वो क्या है, जंगलों से लगभग ख़त्म हो गए हैं, या फिर जंगलों में काफ़ी मिलते हैं, या फिर गांवों में मिलते हैं, क्या है। तो गुलाबी सिर वाला जो बतख है वो क्या है, जंगलों से लगभग ख़त्म हो गए। जिनका सिर गुलाबी कलर का हो यानी पिंक कलर का हो, ये बतख क्या हो गए, लगभग ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, इनको क्या किया गया है, रेड डाटा बुक जो होता है उसमें शामिल किया गया, क्योंकि ये विलुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। जो ब्रेल लिपि होती है, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये लिपि बनाई गई है। तो जो स्लेट पर कितने बिंदु को उभार कर बनाया जाता है, क्या उसमें 4 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, या फिर 5 बिंदु होते हैं। तो आप सभी को पता है इसमें कितने बिंदु होते हैं, इसमें 6 बिंदु होते हैं, जिनको स्पर्श करके जो नेत्रहीन होते हैं वो पढ़ते हैं, वो ब्रेल लिपि उन्हीं के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं कौन थी। जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है उसमें उसको सफल बनाने वाली जो 2 महिलाएं थी वो कौन थी। क्या वो निरुपमा अग्रवाल एवं वनीता थी, या फिर मुथैया वनीता एवं ऋतु करिधाल थी, या फिर नीता शर्मा, या फिर तथैया शोभा डे थी, कौन थी। ठीक है, तो चंद्रयान 2 को सफल करने वाली जो 2 महिलाएं थी वो मुथैया वनीता एवं ऋतु करिधाल थी। कौन थी, मुथैया वनीता एवं ऋतु करिधाल। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें
मेहनत किया था, एक तरह से कह सकते हैं। अगर बात करें कि जो चंद्रयान 2 है लॉन्च कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। कौन सा सूचकांक है? जीवन निर्वाह की लागत का सूचकांक है, थोक कीमत सूचकांक है, या फिर उपभोक्ता कीमत सूचकांक है? जो गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत से मापने वाला एक सूचकांक होता है, उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, उसे भेजा जाए। किसके पास भेजा जाए? संघीय विधि मंत्री द्वारा भेजा जाए, या किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा? किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 2024 में जो पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा करी गई, कितने व्यक्तियों को की गई है? क्या वो 5 व्यक्ति हैं, 7 हैं, 8 हैं? तो जो पद्म विभूषण, क्योंकि 2024 में पद्म विभूषण और पद्मश्री और ये जो है पद्म भूषण 3 जो है पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। तो जो पद्म विभूषण की घोषणा करी गई है वो कितने, यानी 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण देने की घोषणा करी गई है। ठीक है, जो कि 2024 में जो है दिया जाएगा, इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई है। ठीक है, कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया जाएगा पद्म विभूषण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए जो उपयोग किए जाने उपकरण होते हैं, जो उपकरण उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए, वो कौन सा है? क्या वो हाइग्रोमीटर है, ग्रेवोमीटर है, या फिर मल्टीमीटर है? तो ये कौन है? ये है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर जो उपकरण होता है, इसका जो उपयोग होता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। रबी फसल के उदाहरण कौन से हैं? कई सारे फसल ऐसे होते हैं जो रबी खरीफ के साथ उसमें आते हैं। तो रबी फसल में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं रबी में? तो ये बताना, क्या रबी में जो है गेहूं, यहाँ पे दाल होगा। ठीक है, गेहूं, दाल, सरसों, मटर, या फिर धान, मक्का, या फिर धान, सोयाबीन। तो जो रबी फसल होती है ये कब से कब मनाई जाती है, ये जान जाइए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो रबी फसल होती है ये अक्टूबर से नवंबर के मध्य जो है, जो वो फसल बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के मध्य, वो रबी फसल के अंतर्गत आती है, जिसमें गेहूं, दाल, सरसों, मटर इत्यादि आते हैं। यानी ये जो गेहूं, दाल, सरसों, मटर होते हैं ये रबी फसल में आते हैं, जो अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाती हैं। ठीक है, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। वो कौन सा देश था जिसने अपना पहला अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया था? क्या वो यूएसए था, सोवियत संघ था, या फिर जापान था? तो वो कौन था? वो था सोवियत संघ, जिसने अपना अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। कौन सा था? सोवियत संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। यहाँ पे फंस होगा। ठीक है, फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? संवेग और गतिज ऊर्जा है इसमें, या फिर जो है केवल संवेग है, या फिर केवल गतिज ऊर्जा है? तो इसमें जो प्रक्रिया होती है इसमें कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो वो है केवल संवेग। ठीक है, केवल संवेग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है, आप सभी को पता भी होगा। स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नारा दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या ये है,
या फिर इंकलाब जिंदाबाद है, या फिर उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। तो आप सभी को पता होगा कि जो स्वामी विवेकानंद है उनके द्वारा जो दिया गया नारा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है वो यही है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक न रुको। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आपके जो कोई भी उद्देश्य है आपका, तो आप उसके लिए बिल्कुल से जो है उसकी तैयारी के लिए उठें। जागे का मतलब होता है कि अपने कर्तव्य को समझे, जाने कि आपका काम क्या है, और तब तक उस कर्तव्य को पाने के लिए तब तक मेहनत करते रहें, उस लक्ष्य को पाने के लिए तब तक मेहनत करें जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आप जो है लगातार मेहनत करते रहें। इसका मतलब सिर्फ यही है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। जब तक आपको अपनी लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आपको नहीं रुकना है, ठीक है। तो जो भी आपका लक्ष्य है जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आपको मेहनत करते रहना, रुकना बिल्कुल नहीं है। इसका सही अर्थ यही होता है। तो थर्ड ऑप्शन इनका सही हो जाएगा, ये उनका प्रसिद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीलिया रोग होता है आप सभी को पता नहीं होगा, जो पीलिया रोग होता है जिसमें जो स्किन होती है, नेल्स होते हैं या आँख का जो कलर होता है पीला हो जाता है, उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या इसमें दिल होता है प्रभावित, लीवर होता है, या फिर प्लीहा होता है। तो जो पीलिया होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे कौन सा अंग होता है। तो सबसे ज़्यादा पीलिया से जो प्रभावित अंग होता है वो होता है लीवर। लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी। बिहार में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी वो कौन सी थी। पहला है मार्टिन लाइट रेलवे थी, या फिर ईस्ट इंडिया रेलवे थी, या फिर भारतीय रेल थी। तो बिहार की जो पहली रेल लाइन थी जो वो थी कौन, ईस्ट इंडिया रेलवे, ठीक है। सबसे पहले जो बिहार में जो है कब चलाई गई थी। तो बिहार में सबसे पहले 15 अप्रैल 1874 को वाजिदपुर या फिर समस्तीपुर कह दें और दरभंगा के बीच चली थी, ठीक है। समस्तीपुर और दरभंगा के बीच जो है पहली बार 15 अप्रैल 1874 के बीच चली थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। ये जो है वहाँ की रेलवे लाइन थी पहली बिहार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। कौन सा ऐसा जानवर है इनमें से बताना है जो भारत में पाया जाता है, ठीक है। पहला है घड़ियाल, दूसरा है कछुआ, तीसरा है डॉल्फिन। घड़ियाल, कछुआ और डॉल्फिन। तो कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। तो ये जो है घड़ियाल है। घड़ियाल सिर्फ भारत में पाया जाता है, बाहर नहीं पाया जाता है। बाकी कछुआ, डॉल्फिन वगैरह तो अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो घड़ियाल है वो सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा या पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो बीपीएससी टीआरई का पेपर होने वाला उसके लिए आप जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। इसीलिए हम जो टॉप 30 क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करें जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।